तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक नया टॉपिक। देखिए, लगातार हर टीम के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले मैं केकेआर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में गुजरात के बारे में, हर टीम के बारे में, दिल्ली, राजस्थान, हर टीम की एक दूसरे के साथ मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूं। हर टीम के बारे में बताऊंगा। आप ये मत सोचा करना कि यार केवल केकेआर के बारे में बताएं, गुजरात के बारे में बताएंगे, राजस्थान के बारे में बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे। लेकिन देखिए, केकेआर की मैंने 7 टीमें कवर कर दी हैं। केकेआर से जिसका मुकाबला होना है, 2 टीमें और रह गई हैं। अब एसआरएच के बारे में बताऊंगा कि केकेआर के सामने एसआरएच कितनी मजबूत है, केकेआर के सामने एसआरएच की टीम में कितना दम है, यह भी आप लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि एसआरएच में कई धुआंधार खिलाड़ी हैं। उमरान मलिक जैसा खिलाड़ी है जो रफ्तार से गट्टा तोड़ सकता है, रफ्तार से सबको परेशान कर सकता है, बल्लेबाज को हैरान कर सकता है। तो चलिए, अब केकेआर और एसआरएच दोनों टीमों में कितना दम है यह देखते हैं। एसआरएच से आपको याद रखना पड़ेगा, केन विलियमसन जैसा बल्लेबाज बाहर आया है, कप्तान थे, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी एक नुकसान केन विलियमसन के तौर पर एसआरएच को है। लेकिन एसआरएच के पास पर्स में भी सबसे ज्यादा पैसे हैं, 40 करोड़ से ज्यादा। तो एसआरएच के पास मौका भी है बड़े बड़े खिलाड़ियों को खरीदने का, यहां भी हमें यह चीज ध्यान रखनी है। चलिए, अब केकेआर और एसआरएच दोनों में केकेआर की प्लेइंग 11 उसी तरीके की जो मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं। गुरबाज राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू, वेंकटेश अय्यर, रसल, नरेन, ठाकुर, उमरान, फर्गूसन और वरुण चक्रवर्ती, ये केकेआर की। अब एसआरएच की देखिए, हालांकि एसआरएच के पास अभी मौका है बाकी खिलाड़ियों को खरीदने का, लेकिन जो स्क्वाड है उससे मैंने एक प्लेइंग 11 बनाई है। इससे भी पता चलता है कि एसआरएच के पास अच्छे खिलाड़ियों की पूरी फौज अभी भी है, लेकिन अभी कुछ और भी खरीदेगी एसआरएच, उसके बाद में डिस्कस हो जाएगा। एसआरएच में देखिए, अभिषेक शर्मा जाहिर तौर पर ओपनर रहेंगे, ओपनर के तौर पर बढ़िया कर भी रहे हैं। राहुल त्रिपाठी को मैं चाहता हूं कि ओपनर के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो एक सुलझे हुए बल्लेबाज है। अभिषेक के साथ राहुल त्रिपाठी, मजा आ जाएगा यार। मार्करम नंबर 3 पर मैं चाहता हूं सुलझे हुए बल्लेबाज, आपको पता है बड़े बल्लेबाज है, विश्व स्तरीय बल्लेबाज है। उसके बाद में ग्लेन फिलिप्स नंबर 4 पर, न्यूजीलैंड के लिए भी खेलते हैं और कमाल की फॉर्म में मेरे भाई, कमाल की फॉर्म में, T20 में शतक भी लगाया है। तो मेरे हिसाब से ग्लेन फिलिप्स को नंबर 4 पर खिलाना चाहिए। अब्दुल समद हालांकि थोड़ा सा कमजोर पक्ष जरूर है, लेकिन फिर भी वॉशिंगटन सुंदर नंबर 6 पर, भाई कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर नंबर 6 पर। नंबर 7 इनका स्लॉट खाली है, यहां पर इनको एक इंडियन या विदेशी कोई भी एक ऑलराउंडर अगर मिल जाए तेज गति वाला, तो इनका मजा आ जाएगा। स्पिन ऑलराउंडर भी मिल जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इनको एक ऑलराउंडर की यहां पर तलाश है, अच्छे खिलाड़ी की तलाश है जो इनके लिए अच्छा खेल दिखाए। उसके बाद में 8 नंबर पर भुवनेश्वर कुमार रहेंगे, 9 नंबर पर टी नटराजन पक्का खेलने वाले हैं, 10 नंबर पर मार्को जेनसन, 11वें नंबर पर उमरान मलिक। ये एक पूरी टीम इनकी होने वाली है। जाहिर तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद जो जानी जाती है वो अपनी तेज गति की गेंदबाजी के लिए जानी जाती है। स्पिनर से सनराइजर्स हैदराबाद में कोई उतने बड़े नामी, राशिद खान जरूर रहे लेकिन उनके बाद में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन तेज गेंदबाजी के लिए सनराइजर्स हैदराबाद जानी जाती है। विदेशी खिलाड़ियों के लिए सनराइजर्स हैदराबाद जानी जाती है, हमेशा विदेशी बड़े खिलाड़ियों पर उन्होंने दाव लगाया। बात चाहे बैरिस्टो की करिए, केन विलियमसन की करिए, राशिद खान की करिए, पहले होल्डर हुआ करते थे, नबी हुआ करते थे, तो इस तरीके के तमाम डेविड वार्नर हुआ करते थे, तमाम इस तरीके के विदेशी खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी हैदराबाद में रहे हैं। अब की बार क्या होगा? अब सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कमी तो अभी हैदराबाद में यह है कि इनके पास कोई कप्तान नहीं है। कप्तान के तौर पर किसका चयन होगा, या मार्करम को बनाया जाएगा? मार्करम के बारे में लगातार बातें भी चल रही हैं कि मार्करम को कप्तान बना दीजिए, अच्छे खिलाड़ी हैं, या फिर कप्तान को हैदराबाद अभी खरीदेगी, क्योंकि पैसा हैदराबाद के पास सबसे ज्यादा है। तो अब यहां पर सबसे बड़ी, चलिए इसी प्लेइंग 11 पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनमें से मोस्टली ज्यादातर खिलाड़ी खेलने वाले हैं प्लेइंग 11 में, यह भी सीधी सी बात है। तो इसी प्लेइंग 11 पर डिस्कस करते हैं। देखिए, ओपनर के तौर पर यहां गुरबाज राणा है, यहां अभिषेक त्रिपाठी हैं। तो जाहिर तौर पर अगर मैं खेल के तरीके से देखूं या फिर तजुर्बे के तरीके से देखूं तो मुझे सनराइजर्स हैदराबाद बेहतर नजर आती है, क्योंकि राहुल त्रिपाठी मेरे भाई कमाल के बल्लेबाज है। मैं इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा फैन हूं, राहुल त्रिपाठी का। हमेशा मैं बोलता हूं कि टीम इंडिया में इस खिलाड़ी को आना चाहिए, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन बहुत लेट हो रहा है। अभिषेक शर्मा यार गेंदबाजी भी कर लेता है, बल्लेबाजी भी कर लेता है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। मैं तो बोलता हूं कि टीम इंडिया को ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा को आजमाना चाहिए। टीम इंडिया लगातार जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के तौर पर सोच रही है ना फ्यूचर के बारे में, तो अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे विकल्प हैं। तो अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी की जोड़ी जो है ना, वो कहीं ना कहीं गुरबाज और राणा पर कहीं ना कहीं मैं कुछ भारी पड़ती नजर आ रही है। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा ओपनिंग के तौर पर यह जोड़ी मुझे थोड़ा बेहतर नजर आ रही है। तो अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी मुझे ओपनर के तौर पर बेहतर नजर आए। अब बात आती है नंबर 3 पे, श्रेयस अय्यर और मार्करम। देखिए, मार्करम भी इस वक्त अच्छी फॉर्म में है और श्रेयस अय्यर भी, दोनों अच्छी फॉर्म में है। तो यहां पर मैं 50-50 रखूंगा। हालांकि
हालांकि थोड़ा सा पलड़ा भारी है मार्करम का, क्योंकि गेंदबाजी करके भी विकेट चटकाते हैं मार्करम, आपको पता है। जबकि श्रेयस अय्यर गेंदबाजी नहीं करते हैं, केवल बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन मार्करम अपनी टीम को दोनों तरफ से फायदा पहुंचा सकते हैं। वो गेंदबाजी भी कर रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं और बल्लेबाजी करके रन भी बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है मार्करम के लिए। ये भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी बात कि किस खिलाड़ी में कितना दम है, कौन सा खिलाड़ी क्या कर सकता है, ये भी ताकत समझनी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी चलिए मैं 50-50 दोनों को कर देता हूं। अब बात आती है नंबर 4 की। देखिए नंबर 4 पर इधर ग्लेन फिलिप्स है, इधर रिंकू सिंह है, दोनों तेज गति से खेलने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन रिंकू सिंह से मेरे भाई ग्लेन फिलिप्स बहुत ताकतवर है और इस वक्त गजब की फॉर्म में, धुआंधार फॉर्म में है। मतलब शतक लगा चुके T20 में, और वो भी विश्व कप जैसे बड़े इवेंट में अगर शतक लगा चुके हो आप, तो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि आपके अंदर T20 की बड़ी काबिलियत है और भाई तगड़े खिलाड़ी हैं, तगड़े खिलाड़ी हैं। तो यहां पर भी ग्लेन फिलिप्स का पलड़ा रिंकू सिंह के ऊपर भारी नजर आ रहा है। ग्लेन फिलिप्स बड़े खिलाड़ी हैं मेरे भाई। अब यहां पर आता है इंडियन खिलाड़ियों की बात, वेंकटेश अय्यर और समद। देखिए ना तो समद ने 2022 में कुछ बड़ा किया, समद भी लगातार बाहर ही रहे, शुरुआत के 4-5 मैच खेले, उसके बाद एसआरएच ने उनको बाहर कर दिया। और ना ही वेंकटेश अय्यर ने 2022 में कुछ कमाल किया है, वो भी कुछ मैच खेले, उसके बाद में उनको भी ड्रॉप अंदर बाहर कर दिया गया। तो दोनों ही खिलाड़ी एक तरीके के हैं, दोनों का 2022 अच्छा नहीं गया, दोनों का उसके बाद से कुछ बड़ा कारनामा नहीं है। तो यहां भी मैं दोनों को कोई ऊपर नहीं है, 50-50 रखूंगा। ना समद मुझे उतने आक्रामक नजर आ रहे हैं, ना वेंकटेश अय्यर मुझे उतने आक्रामक नजर आ रहे हैं। दोनों का मतलब जो स्टेटस है वो लगभग मुझे एक समान नजर आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद समद का रिप्लेसमेंट जरूर ढूंढेगी, कोई ऐसा खिलाड़ी जरूर आएगा, क्योंकि समद पूरे मैच खेलेंगे ये मुझे लगता नहीं है। अब्दुल समद पूरे मैच खेलेंगे, मैं तो सोच रहा था कि अब्दुल समद को रिटेन करके भी क्या किया है, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि उमरान मलिक को लाने वाले अब्दुल समद हैं सनराइजर्स हैदराबाद में, अगर उमरान मलिक हैं तो उसके पीछे का जो इंसान है वो अब्दुल समद है। अब्दुल समद उनको जानते थे, उनका अब्दुल समद ने ही सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे से उमरान मलिक को मिलवाया और उसके बाद में उमरान मलिक जैसा हीरा हैदराबाद को मिला, तो अब्दुल समद को टीम ने इसीलिए रिटेन किया होगा। लेकिन अब्दुल समद मुझे लगता नहीं है कि प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं, 1-2 मैच मिल सकता है, उसके बाद में मुझे लगता नहीं। तो यहां पर मैं दोनों को 50-50 रखने वाला हूं। अब बात आती है रसेल और सुंदर, दोनों देखिए अलग तरीके के खिलाड़ी हैं, एक तेज गति का ऑलराउंडर है, एक स्पिन ऑलराउंडर, दोनों का अलग अलग स्टेटस रहा है। लेकिन रसेल जो है ना, देखिए सुंदर भी इस वक्त जिस तरीके की फॉर्म सुंदर ने दिखाई है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिस तरीके की बल्लेबाजी सुंदर ने की है यार, कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई, बहुत बड़े आक्रामक शॉट खिलाए देखने को मिले। लेकिन बात सारी क्या है ना, थोड़ा सा आक्रामक मुझे रसेल ज्यादा नजर आते हैं सुंदर से, क्योंकि सुंदर चोटिल बहुत होते हैं और रसल का मतलब फिटनेस लेवल जो एक फील्डिंग है, रसल फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं, गेंदबाजी भी 140 से प्लस की रफ्तार से करते हैं, वो भी एक सरप्राइज पैकेज है केकेआर के लिए। और बल्लेबाजी में भी केकेआर के लिए आखिर में आकर वो बड़े बड़े हिट और मतलब पावर मसल वाले जो शॉट लगाते हैं। तो यहां पर मैं सुंदर से ऊपर रसल को रखूंगा। हालांकि सुंदर भी बेहतर है, ऐसा नहीं है कि सुंदर बेहतर नहीं है, लेकिन सुंदर से ऊपर मैं रसल को रखूंगा। 60-40 का रेशियो मेरा रहेगा, क्योंकि मतलब सुंदर से मुझे थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहे हैं आंद्रे रसेल। अब बात आती है यहां पर नरेन। देखिए यहां पर क्या है ना, उनके सामने कोई क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ज्यादा स्पिनर्स के साथ खेलने वाली टीम नहीं है, क्योंकि मार्करम ऊपरी क्रम पर एक दो ओवर कर लेते हैं, अभिषेक शर्मा से 1-2 ओवर निकलवा दिए जाते हैं, सुंदर तो उनके पास ही है, तो उनके पास तेज गेंदबाजी के विकल्प ज्यादा है। तो 7 नंबर को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि 7 नंबर पर अभी एसआरएच में कोई खिलाड़ी आएगा। अभी एसआरएच की जो स्क्वाड है वो पूरी नहीं है, तो 7 नंबर पर कोई आएगा, वो कौन आएगा मेरे हिसाब से देखने वाली बात होगी। इनके पास एक विदेशी खिलाड़ी का विकल्प भी बचा हुआ है, क्योंकि मार्करम, फिलिप्स, मार्को जेनसन 3 विदेशी खिलाड़ी हैं, एक विदेशी खिलाड़ी का भी स्लॉट इनके पास बचा हुआ है और एक मतलब भारतीय खिलाड़ियों का तो स्लॉट है ही है। तो यहां पर ये दोनों पर दाव लगा सकते हैं, जो अच्छा खिलाड़ी इनको मिल जाएगा, एक ऑलराउंडर, तेज गति वाला ऑलराउंडर मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, स्पिन ऑलराउंडर भी मिल जाए, लेकिन एक ऑलराउंडर की इनको तलाश है यहां पर नंबर 7 के लिए। अब बात करते हैं नंबर 8। देखिए नंबर 8 पर मैं यहां पर ठाकुर है, यहां पर भोई है, दोनों की रफ्तार लगभग एक जैसी है, दोनों का तरीका भी लगभग एक जैसा है, शुरुआत में स्विंग करवाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भुवनेश्वर कुमार, जो एक बात होती थी कभी भुवनेश्वर कुमार में, वो यार नजर नहीं आ रही है मुझे। भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी इस वक्त समझ में नहीं आ रही है, वो विकेट टेकिंग गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, महंगे भी बहुत साबित हो रहे हैं। तो वहीं ठाकुर जो है ना, वो भी कोई इतने मतलब आक्रामक नहीं है, थोड़ा सा एज जरूर है कि बल्लेबाजी कर
कर सकते हैं, बस ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। तो यहां पर मैं वैसे तो दोनों को 50-50 रखूंगा, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार और ठाकुर, मुझे दोनों की गेंदबाजी में वो बात नजर नहीं आ रही। शार्दुल ठाकुर भी शुरुआत में विकेट ले रहे हैं, लेकिन भुवनेश्वर भी शुरुआत में 1-2 विकेट ले जाते हैं। T20 में हमने देखा उन्होंने शुरुआत में आउट कर दिया था, तो ये आता है विकेट तो ले रहे हैं लेकिन बाद में बहुत महंगे साबित हो जाते हैं। तो ये दोनों के अंदर कमी, तो दोनों को मैं 50-50 रखूंगा, भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर दोनों को 50-50। उसके बाद में बात आते हैं नंबर 9 पर, उमेश यादव और टी नटराजन। देखिए यहां पर अगर दोनों के अंदर अलग काबिलियत है, दोनों के अंदर अलग काबिलियत है। उमेश यादव थोड़े से हार्ड लेंथ वाले गेंदबाज हैं, थोड़ा सा हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, चेस्ट हाइट पर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। तो नटराजन यॉर्कर किंग है, नटराजन के पास यॉर्कर बड़ी सटीक है, लेकिन नटराजन के पास एक प्लस पॉइंट है, वो लेफ्ट आर्म पेसर है। ये नटराजन के पास प्लस पॉइंट है और बहुत अच्छी लाइन लेंथ उनके पास है नटराजन के पास। जबकि उमेश यादव के पास मतलब लाइन लेंथ तो है लेकिन हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। शुरुआत में थोड़ा स्विंग जरूर मिलती है, दोनों को मिलती है, नटराजन को भी शुरुआत में स्विंग मिलती है, उमेश यादव को भी मिलती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा प्लस पॉइंट क्या है नटराजन में, प्लस पॉइंट मुझे नटराजन में यह नजर आता है कि वो डेथ ओवर के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। डेथ ओवर में उनसे काबिल गेंदबाज मैं नहीं समझता, बहुत शानदार गेंदबाज और सटीक यॉर्कर मारने की ताकत रखते हैं। एक टप्पे पे अगर आप सिक्का रख दोगे, सिक्के पर यॉर्कर मार देंगे नटराजन, तो वो काबिलियत मुझे नटराजन में नजर आती है। जबकि उमेश यादव शुरुआत के ओवर्स में अच्छी करेंगे लेकिन डेथ ओवर में बहुत पिट जाते हैं, बहुत महंगे डेथ ओवर में साबित हो जाते हैं। तो यहां पर नटराजन मुझे थोड़ा सा, अगर काबिलियत को मैं देखूं तो थोड़ा सा नटराजन मुझे ऊपर नजर आते हैं, क्योंकि वो डेथ ओवर में भी, और बड़ा गेंदबाज वही होता है क्योंकि शुरुआत में तो बल्लेबाज पिच से भी मदद होती है, शुरुआत में तो कंडीशन से भी मदद होती है, और उसके बाद में बल्लेबाज भी थोड़ा सा रुक कर खेलना पसंद करते हैं ताकि विकेट ना गिर जाए। लेकिन बड़ा खिलाड़ी वो होता है, बड़ा गेंदबाज वो होता है जो डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करे, क्योंकि डेथ ओवर में हर बल्लेबाज का एक ही मूड होता है कि मारना है। उस वक्त अगर बल्लेबाज की मानसिकता पर आपने लगाम लगा दी, बल्लेबाज के बल्ले पर आपने लगाम लगा दी, तो आप बड़े गेंदबाज हैं। तो इसीलिए मुझे नटराजन के अंदर वो काबिलियत नजर आती है कि नटराजन डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। अब बात आती है दो विदेशी खिलाड़ियों की, फर्गुसन साउदी या फिर मार्को जेनसन। दोनों विदेशी हैं, दोनों अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन अब देखिए बात सारी क्या है, बात सारी क्या है कि मार्को जेनसन एक अच्छे गेंदबाज, शुरुआत में उनको गेंदबाजी करवा लीजिए, डेथ ओवर में उनको गेंदबाजी करवा लीजिए, दोनों जगह वो काबिल साबित होते हैं। रफ्तार भी उनके पास है, ऊंचे कद के, उछाल भी उनको मिलती है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ऊंचे कद के हैं तो उछाल उनको बहुत मिलता है, उछाल से बल्लेबाज परेशान हो जाता है। नए नौजवान खिलाड़ी हैं, बहुत शानदार गेंदबाजी 2022 आईपीएल में भी उन्होंने की, और वैसे भी टीम इंडिया को लगातार परेशान करते रहते हैं जब जब टीम इंडिया के खिलाफ मौका मिलता है। और प्रभावित क्या है मार्को जेनसन ने, प्रभावित किया है, तो वही फर्गुसन ने भी कमाल की गेंदबाजी की है, फर्गुसन ने भी कमाल की गेंदबाजी की है। तो मैं यहां पर किसी को ऊपर नीचे नहीं रखूंगा, 50-50 भाई, 50-50 चांस है। फर्गुसन को भी आप ज्यादा बड़ा वो मत समझना मार्को जेनसन के सामने, मार्को जेनसन के सामने दोनों बराबर है मेरे भाई, दोनों। मार्को जेनसन को भी आप नीचे नहीं रख सकते, कमाल की गेंदबाजी मार्को जेनसन ने भी की है, रफ्तार भी उनके पास है, उनको उछाल बहुत मिलता है, ऊंचे कद के गेंदबाज 9-10 फुट से जब गेंद आती है तो उछाल मिलता है, और मतलब कमाल के गेंदबाज। शुरुआत में गेंदबाजी करवा लीजिए या आखिर में करवा लीजिए, डेथ ओवर के भी अच्छी गेंदबाज है मार्को जेनसन, तो इसीलिए बहुत बेहतर दोनों खिलाड़ी हैं। तो 50-50 में दोनों को रखूंगा। अब बात आती है निचले क्रम पर, तो मेरे भाई देखिए यहां पर वरुण चक्रवर्ती से ऊपर तो उमरान मलिक बहुत ऊपर है, इस वक्त तो गजब की फॉर्म में उमरान मलिक नजर आ रहे हैं। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद थोड़ा सा मुझे गेंदबाजी में पावरफुल नजर आ रही है। अब बात करते हैं पूरी टीम की, पूरी टीम की ताकत क्या है, कौन सी टीम मजबूत है। तो देखिए अगर मैं टॉप 3 की बात करूं, टॉप 4 की बात कर लेते हैं, चलिए। अभिषेक, ग्लेन फिलिप्स तक, इधर से गुरबाज से रिंकू सिंह तक। देखिए यहां पर गुरबाज, राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, ठीक है, 4 खिलाड़ी हैं। इधर अभिषेक त्रिपाठी, मार्करम, ग्लेन, देखिए चारों ही बड़े नाम है यार, चारों बड़े नाम है। और आप खुद भी, मैं नहीं, आप खुद भी अगर देखेंगे इन चारों को तो आपको खुद लगेगा कि हाँ सनराइजर्स हैदराबाद बहुत मजबूत है। आप खुद अंदाजा लगाइए, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, मार्करम, ग्लेन फिलिप्स, चारों खतरनाक हैं, चारों ऊपरी क्रम पर बड़े आक्रामक बल्लेबाज हैं। हालांकि ये भी हैं, ऐसा नहीं है कि गुरबाज, राणा, श्रेयस अय्यर या रिंकू नहीं है, ये भी हैं, लेकिन इनके मुकाबले ये आपको अंदाजा होगा, आप भी खुद सोच रहे होंगे कि अभिषेक शर्मा, त्रिपाठी, मार्करम, गिलेन, तो मुझे ऊपरी क्रम बहुत मजबूत नजर आ रहा है सनराइजर्स हैदराबाद का केकेआर के मुकाबले। ऊपरी क्रम बहुत धांसू नजर आ रहा है मुझे सनराइजर्स हैदराबाद का। अब बात मध्यम क्रम की करते हैं। मध्यम क्रम में इनके पास समद, सुंदर,
और एक जो 7वें नंबर पर आएगा। और यहां पर इनके पास मध्यम क्रम में वेंकटेश, रसल, नरेन। तो मध्यम क्रम में मुझे थोड़ा सा केकेआर ऊपर नजर आ रही है क्योंकि इनके पास रसल और नरेन जैसे खिलाड़ी हैं। मध्यम क्रम में मुझे केकेआर ऊपर नजर आ रही है क्योंकि इनके पास समद, वो मुझे उतनी ताकतवर खिलाड़ी नहीं लगता। समद सुंदर जरूर है, लेकिन 7वें नंबर पर कौन आएगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल की सिचुएशन में मुझे केकेआर मध्यम क्रम में ऊपर नजर आ रही है, ताकतवर नजर आ रही है और बेहतर नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। स्पिन डिपार्टमेंट में बात कर लेते हैं तो स्पिन डिपार्टमेंट में इनके पास सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती हैं। तो इनके पास वॉशिंगटन सुंदर और मार्करम जैसा खिलाड़ी है, हो सकता है 7वें नंबर पर भी कोई आ जाए। तो स्पिन डिपार्टमेंट में दोनों टीमें मुझे बराबर नजर आ रही हैं क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को भी आप कम मत समझना। सुनील नरेन की तरह बल्लेबाजी वो भी कर सकते हैं, शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं और गेंदबाजी भी वो एकदम पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हैं, आखिरी में भी गेंदबाजी करते हैं, बेहतर गेंदबाजी करते हैं, बांध कर रखते हैं बल्लेबाजों को। तो वही मार्करम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो यहां पर सुनील नरेन, तो स्पिन के तौर पर आप भी समझ सकते हैं कि दोनों टीमें मुझे बराबर बराबर नजर आ रही हैं क्योंकि सुनील नरेन यहां पर है इसलिए। अब बात करते हैं तेज गेंदबाजी। तो तेज गेंदबाजी में देखिए इधर रसल है, ठाकुर, उमेश और फर्गुसन, ये 4 हैं। फर्गुसन, उमेश, ठाकुर और रसल। और यहां पर भुवी, नटराजन, जेनसन, उमरान। आप अंदाजा लगाइए यार, रफ्तार के साथ साथ धार, दोनों चीजें हैं। देखिए जेनसन 145-40 की रफ्तार से फेंकते हैं, उमरान मलिक 150-55 की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, टी नटराजन के पास 135-40 की रफ्तार है। तो ये तीनों तो बड़े खतरनाक गेंदबाज है भाई, बहुत खतरनाक गेंदबाज है तीनों तो। उसके बाद में भुवनेश्वर कुमार की शुरुआत के जो 4 ओवर्स है वो बड़े किफायती रहेंगे। तो ये जो 4 गेंदबाजों की जो ताकत है ना, ये सनराइजर्स हैदराबाद के पास मेरे भाई हमेशा तेज गेंदबाजों की पूरी एक टोली रहती है, पूरी एक फौज रहती है सनराइजर्स हैदराबाद के पास, पूरी तेज गेंदबाजों की। तो इसीलिए तेज गेंदबाजी में भी मुझे सनराइजर्स हैदराबाद ऊपर नजर आ रही है केकेआर से। थोड़ा सा पलड़ा मुझे भारी नजर आ रहा है केकेआर से सनराइजर्स हैदराबाद का, क्योंकि 2 गेंदबाज तो आपके पास रफ्तार वाले हैं और 2 गेंदबाज धार वाले हैं। रफ्तार और धार दोनों का कॉम्बिनेशन है सनराइजर्स हैदराबाद के पास गेंदबाजी में। उमरान, जेनसन रफ्तार वाले हैं और नटराजन और भुवी धार वाले हैं। तो ये ताकत है मेरे भाई सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी की। गेंदबाजी और बल्लेबाजी, गेंदबाजी और बल्लेबाजी, ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी और नीचे गेंदबाजी, दोनों सनराइजर्स हैदराबाद की मुझे केकेआर से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो आपका इन दोनों के तुलना पर क्या कहना है और कौन सी टीम आपको मजबूत नजर आ रही है इन दोनों में से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो 2023 के लिए आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।